बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग ऐसे 530 का रिवीजन करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही औसम और एकदम जोरदार और इजी स्टैंडर्ड, दैट इज ऐसे 530। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूट ने दब्बा के थ्योरी पहला है बेटा, मतलब अलग ही मजा आ गया एकदम। मॉड्यूल वगैरह देखोगे तो अब एकदम हक्का बक्का हो जाओगे कि ये क्या दे दिया इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, चलिए सर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऐसे 530 को सिंपल सा स्टैंडर्ड है, बहुत ही प्यारा सा स्टैंडर्ड है। आइए आपको क्विकली रिवाइज करवाता हूं। देखो, ऐसे 530 किसके बारे में बात करता है? ऑडिट सैंपलिंग के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, बोलो जल्दी से? ऑडिट सैंपलिंग के बारे में बात करता है। ठीक है ना, ओके सर। नाम, स्टैंडर्ड का नाम याद रखना बहुत ही आसान है। 5 बेटा पूरे पॉपुलेशन में लोग हैं, उसमें से मैं 3 को चेक करके ओ से ओपिनियन बना रहा हूं मैं, तो इसे क्या बोला जाता है? ऐसे 530 फॉर ऑडिट ओपिनियन। जबरदस्त सर, बहुत ही प्यारा, क्या बात है, मजा आ गया है ना। उसके बाद देखो, अब अगर मैं बात करूं, अब सुनना एकदम अच्छे से, सुनते हुए चलना राजा, है ना। बहुत एकदम बढ़िया बढ़िया चीजें बताऊंगा मैं आपको। देखो हो क्या रहा है इसके अंदर सर, इसके अंदर हो ये रहा है कि 2000 ट्रांजैक्शन है बेटा किसी एक अकाउंट में। अब मैं इतने सारे ट्रांजैक्शन को चेक नहीं कर सकता, ऑडिटर इतना फुकटू नहीं है, उसको बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट बनाते हुए चलना है। तो ऐसे केस के अंदर अब होने क्या वाला है समझना, होना कुछ ये वाला है कि अभी 2000 ट्रांजैक्शन में से मैं क्या करता हूं, 200 ट्रांजैक्शन को अलग करता हूं। और ये जो 200 ट्रांजैक्शन को मैं अलग करता हूं, इसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाता हूं, और ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने के बाद इसके ऊपर ऑडिट ओपिनियन बनाता हूं। और एक बात ध्यान रखना, बोला क्या जा रहा है कि सर मैं, है ना, मैं ये 200 ट्रांजैक्शंस के ऊपर 200 ट्रांजैक्शंस को चेक करके ओपिनियन जो बना रहा हूं, ये पूरे 2000 ट्रांजैक्शंस के ऊपर बना रहा हूं। तो इसे क्या बोला जाता है? सारे लोग बोलो, इसे बोला जाता है क्या? इसे बोला जाता है ऑडिट सैंपलिंग। मतलब सर आप पूरे 2000 ट्रांजैक्शन चेक नहीं किए, उनमें से 200 को अलग किए, उनमें से 200 को अलग किया, और उसमें ऑडिट ओपिनियन, उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के जो जजमेंट बनाया ना मैंने, ये पूरे 2000 ट्रांजैक्शंस के ऊपर मैंने जजमेंट बनाया हूं। ठीक है सर, देखिए यहां पे एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ पॉपुलेशन सच दैट कि सैंपलिंग यूनिट हैव चांस ऑफ सिलेक्शन। सैंपलिंग यूनिट का मतलब क्या होता है? ये जो 2000 ट्रांजैक्शन है, इसमें जो एक एक ट्रांजैक्शन है, बूंद बूंद से बनता है सागर, सैंपलिंग यूनिट से बनता है पॉपुलेशन। तो ये जो सैंपलिंग यूनिट से बेटा, उसके इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है। और जब मैं उसको अलग करता हूं, जैसे मैंने 200 अलग किया, तो उसे सैंपल बोला जाता है। ठीक है ना, ओके। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ऑडिटर रीजनेबल बेसिस, जाकि वो कंक्लूजन ड्रॉ कर सके, किसके ऊपर राजा जी? पॉपुलेशन के ऊपर वो कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। मतलब मैं ट्रांजैक्शन चेक करूं 200 और मैं ओपिनियन बनाऊं 2000 के ऊपर, जीने के लिए और क्या चाहिए बेटा? ठीक है, वैसे ही मैंने बताया 2000 ट्रांजैक्शन में से 500 को सिलेक्ट किया, इसके ऊपर ओपिनियन बनाया, जिससे मतलब 500 को चेक करके जो ओपिनियन बनाना, वो मैं कह रहा हूं कि 2000 वालों के लिए मैंने बनाया हूं, क्योंकि वो सेम यहां पे आइडेंटिकल फीचर्स उसके अंदर देने वाले। समझेंगे साथ साथ क्या होता है करके, है ना। देखिए, 2 प्रकार के अप्रोचेस होते हैं सैंपलिंग के। ये जो मैंने 2000 में से 500 या 2000 में से 200 ट्रांजैक्शन अलग किया, इसको अलग करने के अप्रोचेस होते हैं। 2 प्रकार के अप्रोच है बेटा। पहला है स्टैटिस्टिकल, दूसरा है नॉन स्टैटिस्टिकल। क्या है बोलो जल्दी से? स्टैटिस्टिकल अप्रोच, नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच। ओके, उसके बाद देखिए क्या, फिर पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? तो पॉपुलेशन का मतलब होता है एंटायर सेट ऑफ डेटा। जैसे कि मैंने बात किया सेल्स के अंदर 2000 ट्रांजैक्शन है, उसको पॉपुलेशन बोला जाता है। एंटायर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम विच सैंपल इज सिलेक्टेड, मतलब ऐसा सेट ऑफ डेटा जिसमें से सैंपल को अलग किया जाता है और जिसके ऊपर ऑडिटर कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहता है। ध्यान रखना, ऑडिटर कंक्लूजन हमेशा पॉपुलेशन के ऊपर ड्रॉ करना चाहता है, पर उसको ड्रॉ करने के लिए वो सैंपल को चेक करता है। लेकिन सैंपल कहां से निकलते हैं? पॉपुलेशन में से निकलते। तो देखो, सैंपल का मतलब क्या है सर? ये रिप्रेजेंटेटिव होता है पॉपुलेशन का। जो भी आइटम्स होते हैं बेटा, उसका अपॉर्चुनिटी होता है बीइंग सिलेक्टेड। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़े होंगे बेटा सीए फाउंडेशन के अंतर्गत, है ना। तो वहां पे आप देखे होंगे कि हर एक आइटम का प्रोबेबिलिटी होती है, आउटकम होता है, उसका चांस होता है सिलेक्शन का। जैसे हेड्स आएगा, टेल्स आएगा फ्लिपिंग ऑफ कॉइन में, तो 1/2 की प्रोबेबिलिटी होती है। आप समझ रहे हैं? जैसे हम लोग हाउसी खेलते हैं, तो हर एक गोटी की प्रोबेबिलिटी होती है आने की, तो इसे क्या बोला जाता है? बस उसी प्रकार से सैंपल के अंदर भी जो आइटम्स है ना बेटा, जैसे 2000 में से जो मैं 200 ट्रांजैक्शन अलग कर रहा हूं, तो उन 200 ट्रांजैक्शन की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी रही होंगी बाहर आने की,
उसके बारे में यहाँ पे बातचीत की जा रही है। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया एकदम। ठीक है, अब देखो, अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। सबसे कतई सिंपल, इसका शॉर्ट फॉर्म भी कार है बेटा एकदम। अब क्या आर्क बोलो, कार बोलो, जो बोलना है बोलो इसके अंदर। ठीक है, आ जाइए। तीन ही चीजें, कौन सा कंप्लीटनेस, अप्रोप्रिएटनेस, रिलायबिलिटी। कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है, जो डेटा सुनना, पॉपुलेशन के अंदर कभी भी कंप्लीट डेटा होना चाहिए। मतलब अगर 2000 ट्रांजैक्शन साल भर में हुए तो पूरे 2000 ट्रांजैक्शन होना चाहिए पॉपुलेशन के अंदर, ताकि मैं जब उसमें से सैंपल ड्रॉ करूं तो अच्छा सैंपल बने। दूसरा, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मुझे सेल के ऊपर ओपिनियन बनाना है, मैं परचेस का डेटा रख सकता हूं क्या? नहीं रख सकता। तो अप्रोप्रिएट होना चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। मेरा ऑब्जेक्टिव है सेल के ऊपर जजमेंट बनाना, तो मुझे सेल्स के पूरे ट्रांजैक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा बेटा। और आखिरी में क्या आता है? आखिरी में रिलायबिलिटी आती है। सर ये रिलायबिलिटी क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय रिलायबिलिटी? तो रिलायबिलिटी का मतलब सुन लो बात को। सर जिस डेटा को आप पॉपुलेशन बना रहे हो, आप उसके ऊपर भरोसा कर पाना चाहिए। अगर मुझे भरोसा ही नहीं होगा डेटा के ऊपर, तो मुझे एक बात बताइए, मैं क्या उसमें से सैंपल ड्रॉ करूं, मैं क्या उसमें से ओपिनियन बनाऊं? मैं कुछ नहीं कर सकता। तो रिलायबिलिटी मतलब भरोसा, समझे आप बात को? जैसा उसने आपका भरोसा तोड़ा, बस 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 वैसी रिलायबिलिटी। आपने तो रिलायबल रहे थे ना, पर उन्होंने विश्वासघात किया, तो सर अरे भाई साहब, बस सर बस रुक गए, हमको समझ जाए रिलायबिलिटी क्या होता है। इसके बाद देखिए, मैं सैंपलिंग यूनिट को आपको बताने जा रहा हूं। देखो मैंने आपको बताया था कि मुझे सेल के ऊपर क्या चाहिए, सेल के ऊपर जजमेंट बनाना है। तो सेल्स में कितने ट्रांजैक्शन होते हैं टोटल? सेल्स में होते हैं 2000 ट्रांजैक्शन। तो इन 2000 ट्रांजैक्शंस को क्या बोला जाता है? इन 2000 ट्रांजैक्शंस को एक इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को सैंपलिंग यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? सैंपलिंग यूनिट। एग्जांपल के लिए मान लो भी आप सब इंटरमीडिएट में हो। अब अल्टीमेट सीए की जो हमारी इंटरमीडिएट की क्लासेस चल रही है, या हमारी जो हमारी क्लासेस चल रही है इंटरमीडिएट की, तो ऐसे केस के अंदर मैं क्या कहूंगा, सर ये कैप्स की हमारी जो क्लासेस है, अल्टीमेट जो क्लासेस है हमारी, तो ऐसे केस के अंदर आप समझिए, जो हमारी क्लासेस है ना बेटा, अब हमारी जो क्लासेस है उसके अंदर मान लीजिए सीए फाउंडेशन का बच्चा है, सीए इंटरमीडिएट का बच्चा है। ठीक है ना? मुझे ये जानना है कि सीए इंटरमीडिएट के अंदर एक बच्चा एवरेज में कितना पढ़ता है। हमारी सीए इंटरमीडिएट की बैच मान लीजिए 500 बच्चों की है। तो ऐसे केस में हर एक जो ये इंडिविजुअल व्यक्ति है ना बेटा, इसे मैं क्या कहूंगा? इसे मैं सैंपलिंग यूनिट कहूंगा। क्या कहूंगा बोलो जल्दी से? इसे मैं सैंपलिंग यूनिट कहूंगा। सभी लोग बोलो क्या बोला जाएगा? इसे सैंपलिंग यूनिट बोला जाएगा। ठीक है ना? ओके सर। तो सैंपलिंग यूनिट का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल आइटम दैट मेक अप द पॉपुलेशन। जो इंडिविजुअल आइटम है वो मेकअप करता है पॉपुलेशन को। अब ये जो पॉपुलेशन है ना, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सैंपलिंग यूनिट इन वेराइटी ऑफ वेज। अब ये पॉपुलेशन को आप सैंपलिंग यूनिट में अलग अलग तौर पर बांट सकते हो। जैसे मैं गर्ल्स बॉयज में बांट सकता हूं, जैसे मैं इंडिविजुअल पर्सन वाइज बांट सकता हूं, ऐसे अलग अलग तरीकों से बांट सकता हूं मैं। अब ध्यान देना, it is the selection from population that is used as extrapolation of population। मतलब population में से extract करना डेटा को, और जो डेटा निकलेगा उसे क्या बोला जाता है बेटा? उसे बोला जाता है सैंपल। मैं इस सैंपल के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स को लगा के पॉपुलेशन के ऊपर प्रोजेक्शन करता हूं क्या? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल करता हूं। फिर देखिए क्या, सैंपल जो होता है ना, सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव। ध्यान रखना, जो हमारा सैंपल है बेटा वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। किसका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए? पॉपुलेशन का। मतलब सर पॉपुलेशन में जो भिन्न भिन्न प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या आपको लगता नहीं वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सैंपल में होनी चाहिए? क्योंकि जब वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सैंपल में होंगी, तो मुझे जो मैं ओपिनियन बनाऊंगा सैंपल पे, वही ओपिनियन मेरा मैच होगा पॉपुलेशन पे। अगर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई ना, तो किससे गड़बड़ हो जाएंगे। तो इसलिए बोला गया कि सैंपल हमेशा क्या होना चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो जल्दी से? रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ऐसा यहां पे कहा गया है। इसके अलावा दो प्रकार के अप्रोच है, अभी ये तो पता ही है आपको, और सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है सर। देखो क्या सर, ये जो सैंपलिंग प्रोसेस है ना बेटा, ये परफॉर्म किया जाता है दो चीजों के ऊपर। मतलब टीओसी के अंदर भी मैं सैंपलिंग प्रोसेस लगा सकता हूं, और टीओडी यानी कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर भी मैं सैंपलिंग प्रोसेस लगा सकता हूं। टीओसी का मतलब होता है इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना। इंटरनल कंट्रोल्स मतलब वही जो आप चैप्टर 3 में पढ़ते हो, जो पीडीसी करने के लिए आते हैं, प्रिवेंशन डिटेक्शन करेक्शन करने के लिए आते हैं। ठीक है ना? ऑफ कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइजिंग ड्यू टू फ्रॉड या एरर। इसके अलावा सर टीओडी के अंदर आप ट्रांजैक्शन, पीएनएल के अंदर ट्रांजैक्शन होते हैं, बैलेंस शीट, और अपने बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है? अकाउंट बैलेंसेस होते हैं।
तो उनको जब आप वेरीफाई करते हो तो आप टीओडी की प्रोसीजर्स लगाते हो। क्या लगाते हो? टीओडी की प्रोसीजर। हालांकि टीओसी और टीओडीओ मैं तो बेटा यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ओआईसीआई आरआर की प्रोसीजर्स लगवाता हूँ, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन यहाँ पे कंफर्मेशन, और ऐसी ये जितनी भी अपन ने प्रोसीजर पढ़ा था, इंक्वायरी पढ़ा था, ये जितने भी मेथड्स है इसकी मदद से मैं ऑडिट एविडेंस गैदर करता हूँ, चाहे ट्रांजैक्शन हो चाहे इंटरनल कंट्रोल किसी के भी ऊपर, और फिर अपना ओपिनियन बनाता हूँ। समझ गए क्या? हाँ सर। अब देखो क्या, अब मैं आपके साथ बात करूंगा अप्रोच के रिगार्डिंग। सर सैंपलिंग का अप्रोच दो प्रकार का होता है। मतलब क्या? सैंपल निकालने का अप्रोच दो तरीकों का है। पहला स्टैटिस्टिकल अप्रोच है और दूसरा नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच है। आप लोग फाउंडेशन में मैथ्स, स्टैट्स और एलआर सारे के सारे लोग पढ़ के आए हो। अब ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच का मतलब क्या होता है? तो देखो, स्टैटिस्टिकल अप्रोच बड़ा ही साइंटिफिक अप्रोच होता है जिसके अंदर आईपीआर को फॉलो किया जाता है। मतलब क्या? आर से होता है रैंडम सिलेक्शन। मतलब मैं ऐसा पहले से सोचता नहीं हूं कि मेरे सैंपल में क्या क्या आने वाला है, रैंडमली मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। मतलब मुझे ही नहीं पता होता कि कौन कौन व्यक्ति सैंपल में आने वाला है या कौन से यूनिट सैंपल में आने वाले हैं। मैं इसको रैंडमली सिलेक्ट करते हुए चलता हूं, मतलब मेरा बायसनेस नहीं होता उसके ऊपर। दूसरा, सर यहां पे कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी थ्योरी लगाई जाती है सिलेक्ट करने के लिए। और तीसरा बोला जा रहा है इंक्रीज मेजरमेंट ऑफ सैंपलिंग रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब क्या? सर सैंपलिंग रिस्क, सैंपलिंग रिस्क का मतलब क्या होता है? सैंपल के कारण अराइज होने वाली रिस्क। मतलब जैसे सुन लो बात को, यार मतलब ये तो ऐसे बिस्किट, बिस्किट मतलब क्या? विश से बनने वाली किट, विश किट बोला है, ऐसा नहीं। आप सैंपलिंग रिस्क का मतलब समझा रहा हूं मैं आपको। 2000 ट्रांजैक्शन को मैं चेक करूं तो मैं कुछ ओपिनियन बनाऊंगा। जब 200 ट्रांजैक्शन को चेक किया तो मैंने ओपिनियन बनाया। ये जो दोनों ओपिनियन में गैप है इसको सैंपलिंग रिस्क बोला जाता है। तो अगर सैंपलिंग रिस्क के बेसिस के ऊपर यहां पे जजमेंट लिया जाता है कि आपको कितना सैंपल निकालना चाहिए ताकि आपकी सैंपलिंग रिस्क कम हो, और सैंपलिंग रिस्क कम होंगी तो आपकी ऑडिट रिस्क भी क्या रहने वाली है? कम रहने वाली है। क्योंकि ऑडिट रिस्क क्या है? रोमम और डिटेक्शन रिस्क की मदद से होता है, और डिटेक्शन रिस्क में सैंपलिंग और नॉन सैंपलिंग रिस्क आती है। चैप्टर 3 अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको अच्छे खासे तरीके से ध्यान उनकी चीजें नहीं भी आ रही तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपन ने क्या कहा सर? अपन ने कहा कि स्टैटिस्टिकल में 3 प्रकार की चीजें यूज होती है। 3 प्रकार मतलब स्टैटिस्टिकल अप्रोच के अंदर 3 चीजों से सैंपल सिलेक्ट किया जाता है। बेसिकली ये 3 चीजें होती है। पहला होता है आईपीआर से क्या है? इंक्रीज मेजरमेंट ऑफ सैंपलिंग रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा क्या है बेटा? यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवैल्यूएट रिजल्ट। तीसरा क्या है बेटा? बोल दो जल्दी से, रैंडम सिलेक्शन है। क्या है? सारे लोग बोलेंगे रैंडम सिलेक्शन है। सारे लोग बोलेंगे क्या है बेटा? रैंडम सिलेक्शन है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के अंदर। नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में क्या होता है? ऑडिटर जो सैंपल साइज, मतलब मान लो सर जैसे फॉर मैंने कहा ना 2000 ट्रांजैक्शन और इसमें से 200 को अलग करना है, तो ये जो मैं 200 को अलग कर रहा हूं ना, ये ऑडिटर 2 बेसिस के ऊपर करता है। कैसे अलग करता है? एक तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर, मतलब पर्सनली उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है। ऑडिटर जब पिछले साल ऑडिट करना आया तो मार्च के ट्रांजैक्शन में दे धड़ाल गलतियां मिली थी, तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर वो उसको अलग करेगा। या दूसरा, ऑडिटर के नॉलेज के आधार पर। ऑडिटर जिस बिजनेस में, ऑडिटर मान लो फॉर एग्जांपल एयरटेल का ऑडिट कर चुका है, तो जब वो जियो का ऑडिट करने जाता है उसको नॉलेज है क्लाइंट के बारे में, तो ऐसे केस के अंदर वो नॉलेज के आधार पर सैंपल को सिलेक्ट करता है। राजा क्या करता है? बोलो, सैंपल को सिलेक्ट करता है। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि पीके के कारण ऑडिटर यहां पे डिटरमाइन कर रहा है। पीके मतलब क्या होता है? पर्सनल एक्सपीरियंस नॉलेज ऑफ द ऑडिटर। ठीक है, देखो क्या सर, इट इज अ सैंपलिंग अप्रोच दैट डज नॉट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैंडम सिलेक्शन। अब समझ रहे क्या सर? जैसे स्टैटिस्टिकल में रैंडम सिलेक्शन होता वैसा यहां पे नहीं होता। यहां अनबायस्ड अप्रोच नहीं है, यहां बायस्ड अप्रोच फॉलो होता है। जो ऑडिटर को अच्छा लगता है ऑडिटर उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं। याद करो बेटा, याद करो फाउंडेशन स्कूल के डेज के अंदर मॉनिटर वही बनता था बेटा जो टीचर को एकदम पसंद हो, टीचर के हाँ में हाँ मिलाता था, उसको क्लास रिप्रेजेंटेटिव की उपलब्धि होती थी। तो मैंने कहा वो क्या था? नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच था। मॉनिटर को सिलेक्ट करने का पर्सनल बायस या नॉलेज के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता था। यानी सर उसके कुछ लिमिटेशंस थे, वहां ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, मतलब बायसनेस होता है। साइंटिफिक अप्रोच नहीं है राजा, रिस्क ऑफ पर्सनल बायसनेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, ऐसा सब कुछ यहां पे बोला जा रहा है। क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बोला गया है। ठीक है, अब देखो सर, अब बात करेंगे स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग मोर साइंटिफिक। क्या शब्द यूज हो रहा है? देखो, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग मोर साइंटिफिक। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग
मोर साइंटिफिक, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग मोर साइंटिफिक। मतलब क्या कि सर ये जो अप्रोच है ना, ये जो आईपीआर वाला अप्रोच है बेटा, ये ज्यादा साइंटिफिक है। क्या है बोलो जल्दी से, ज्यादा साइंटिफिक है। मतलब क्या सर, एक तो इसका एप्लीकेशन वाइड है, इसमें पर्सनल बायसनेस नहीं होता, और क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिकल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, तो पर्सनल जजमेंट ऑडिटर का कम से कम हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो, पर्सनल जजमेंट एकदम कम हो जाता है। तो बेसिकली मैं कहूंगा कि सर जब भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है और ह्यूज ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो आपने स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का ही प्रयोग करना है, ताकि पर्सनल बायसनेस ना हो और ट्रांजैक्शन पहले से प्री जज्ड ना हो। क्या ना हो बोलो, पहले से प्री जज्ड ना हो आपके ट्रांजैक्शन, ऐसा यहां पे होना चाहिए। ठीक है सर। अब मैं बढ़ रहा हूं बेटा अगले वाले पॉइंट के ऊपर, और अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट बात कर रहा है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑन सैंपलिंग आर फॉलोइंग एज फॉलोज। मतलब क्या सर, कितने हद तक, आप समझे ना, कितने हद तक मैंने सैंपल की मदद से चेक करना चाहिए, मतलब मैंने किस हद तक सैंपल को बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए, उसके बारे में कुछ फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं। मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो सैंपल साइज को बढ़ाना या सैंपल साइज को घटाना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे देखो, मैं ये कह रहा हूं कि 2000 बेटा यूनिट्स है, अब मैं 200 लू, मैं 400 लू, मैं 100 लू, मैं 600 लू, ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर करेगा। क्या क्या फैक्टर्स है, आइए देखना चालू करेंगे। सबसे पहला स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब खुद सोच के देखना बेटा, क्या कह रहा हूं मैं, स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखिए, अगर इंटरनल कंट्रोल आपके ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे हैं, क्या कहा मैंने बोलो, इंटरनल कंट्रोल अच्छे है बेटा, तो मुझे बताइए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस कैसे हैं, कम है। जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस कम है, मतलब ऑडिट रिस्क क्या है, कम है, तो मैं सैंपल साइज को भी कम कर सकता हूं क्या, हाँ कर सकता हूं, क्योंकि कंट्रोल ने अपना काम सही से किया है। तो मैं 200 ट्रांजैक्शन को चेक करूं या 600 को चेक करूं, मुझे पता है कंट्रोल्स गलती ही नहीं होने दे रहा, तो ऐसे केस के अंदर कम ट्रांजैक्शंस को मैं चेक कर सकता हूं, यानी कि मैं सैंपल साइज को घटा सकता हूं। मैं सैंपल साइज को क्या कर सकता हूं बोलो राजा, मैं सैंपल साइज को घटा सकता हूं। ठीक है, यस सर। दूसरा देखो सर, देखिए ये वाला पॉइंट देखो, एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मुझे एक बात बताइए, अगर एक ऑडिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर भरोसा है कि इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज्यादा गलतियां नहीं है, तो सैंपल साइज को क्या करेंगे, सैंपल साइज को कम करेंगे। क्या करेंगे, सैंपल साइज को कम करेंगे। बहुत बढ़िया सर। मुझे बताइए पहला, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंडर ऑडिट। सर अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज ही बहुत बड़ा है, तो सैंपल साइज बड़ा ही होने वाला है। सर अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज ही छोटा है, तो परसेंटेज टर्म्स में सैंपल साइज ज्यादा ही होने वाला है, क्योंकि मैं पॉपुलेशन को बहुत सा चेक करने की कोशिश करूंगा। फिर देखो टॉलरेबल एरर रेंज, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं समझता है। टॉलरेबल एरर रेंज का मतलब होता है कि एक ऑडिटर कितनी एरर को टॉलरेट कर सकता है, मैं कितनी एरर को बर्दाश्त कर सकता हूं। अगर मेरी बर्दाश्त करने की सीमा थोड़ी ज्यादा है, तो मैं कम सैंपल साइज रख लूंगा तो भी चल जाएगा। आप समझ रहे क्या, क्योंकि कम सैंपल साइज रखने पर रिस्क बढ़ेंगे बेटा, मटेरियल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ेगा। पर क्योंकि टॉलरेबल रेंज मेरी ज्यादा रखा हूं मैंने, तो चलेगा। लेकिन अगर मेरी टॉलरेट करने की जो रेंज है बेटा, एरर को टॉलरेट करने की रेंज ही कम है, मतलब मुझे गलतियां नहीं चाहिए, और मुझे अगर गलतियां नहीं चाहिए तो मैं सैंपल साइज को बढ़ाऊंगा, क्योंकि जितना मैं पॉपुलेशन के क्लोज जाऊंगा, उतना ज्यादा मुझे एक्चुअलिटीज के बारे में पता चलेगा, और मैं ये इंश्योर करूंगा कि रिस्क कम से कम है। समझे क्या आप बात को, है ना। यस सर। नहीं समझेंगे तो दोबारा से वीडियो को थोड़ा पीछे करना और एक और बार सुन लेना इसको, है ना। यस सर। आ जाइए, अब देखो डिग्री ऑफ डिजायर्ड, अब क्योंकि ये रिवीजन है बेटा, तो इतना स्पीड तो थोड़ा सा रखना ही पड़ेगा ना मेरे को। आधे घंटे, आधे 45 मिनट्स मैक्स टू मैक्स हो गया कि मैं एक स्टैंडर्ड को रिवीजन करने में लगा सकता हूँ, जो इतना बड़ा है। बाकी छोटे स्टैंडर्ड तो अपन 20-25 मिनट में अपन खेल कर देते उसका। आओ सर, अब देखो डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस। अब ध्यान देना सर, एक ऑडिटर को पॉपुलेशन के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। क्या कहा मैंने बोलो, एक ऑडिटर को पॉपुलेशन के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। तो आप मुझे बताना, मैं सैंपल साइज ज्यादा लूंगा कि कम लूंगा। सर ज्यादा लो ना, अब जितना ज्यादा चेक करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब देखो एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद मैं आपको और 2-3 चीजें बताने वाला हूं। सर एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग क्या कहता है।
सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, ये बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्ज मास ऑफ डेटा के लिए बेटर है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का प्रयोग करना। सर ये ज्यादा डिफेंसिबल और ऑब्जेक्टिव है क्योंकि इसके अंदर आईपीआर वाले फीचर्स अवेलेबल है बेटा, तो ये ज्यादा कल चल के ऑडिटर बोल सकता है मैं तो बायस नहीं था, मतलब वो अपने डिफेंस में काम करवा सकता है इससे। सर ध्यान रखो, इसके अंदर आप कैलकुलेटेड रिस्क और एक्यूरेसी लेके चलते हो। याद है आपको आईपीआर में इंक्रीज वाला था सैंपलिंग रिस्क। अब अगर मेरी सैंपलिंग रिस्क बढ़ रही है तो मैं ऑटोमेटिकली सैंपल को बढ़ा दूंगा, तो मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलता हूं बेटा अपने साथ। इसके बाद देखिए मींस ऑफ सिलेक्टिंग मिनिमम सैंपल साइज, ये मेरे को मिनिमम कितना सैंपल साइज मैंने सिलेक्ट करना चाहिए उसके बारे में तरीके बताता है। और यहां पे क्या बोला गया, सैंपल साइज डज नॉट राइज इन रिलेशन टू साइज ऑफ एरिया टू बी टेस्टेड। मतलब सर देखो इनका क्या कहना है, अगर मैं 2000 ट्रांजैक्शंस को चेक कर रहा हूं बेटा, मतलब इसका ये पॉपुलेशन है उसमें से मैं 200 को चेक करके जजमेंट दे रहा हूं। मान लो ये 2000 का अगर 4000 भी हो गया ना तो मैं बहुत हो गया 200 का 300 करूंगा। मैं यहां पे किसी भी हालत में 400 नहीं करने वाला। मतलब क्या, सेम प्रपोर्शन में, क्या कहा मैंने बोलो, सेम प्रपोर्शन में कभी भी इंक्रीज होता है क्या एरिया ऑफ टेस्टिंग? ना जी ना, सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं होता। क्या कहा मैंने बोलो, सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं होता, ऐसा मैं यहां पे कह रहा हूं। क्या आप इसको समझे क्या? सारे लोग फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए मुझे, क्या आप इस बात को समझे क्या? क्विकली बोलो, अभी के अभी बोलो, जल्दी से बोलो मुझे, है ना? यस सर। अब सारे लोग ध्यान दीजिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। सर अब हम लोग आ जाएंगे दूसरे वाले पॉइंट्स के ऊपर। अब वो दूसरे वाले पॉइंट्स कौन से, आ जाओ समझेंगे इसको। देखो क्या सर, अब हम लोग बात करेंगे सैंपल साइज के बारे में। किसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको? सैंपल साइज के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है? फोकस करना। सर ये सैंपल साइज का मतलब क्या होता है? सैंपल साइज का मतलब होता है कितना सैंपल में आपको, कितना सैंपल में क्वांटिटी को लेना है, मतलब लेवल ऑफ सैंपलिंग रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। सर मतलब अगर मैं सैंपलिंग रिस्क ज्यादा लेना चाहता हूं तो मैं कहूंगा आप सैंपल साइज को कम कर देना, क्योंकि आपको एरर्स चलेंगे। मतलब जितना ज्यादा डिफरेंस होगा एक्चुअल और सैंपल के बीच में आपको चल जाएगा, क्योंकि रिस्क आप लेने तैयार हो। लेकिन सर आप रिस्क कम लेना चाहते हो, आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, तो आपको सैंपल साइज ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा, ताकि पॉपुलेशन के मेजर एरियाज को आप क्या करो, चेक करते हुए चलो। क्या करो बोलो जल्दी से राजा, चेक करते हुए चलो। समझ रहे क्या आप बात को, है ना? यस सर, ठीक है। आओ अब देखो, हम आप सारे लोग जानते हो कि टीओसी के अंदर भी सैंपल यूज होता है और इसके अलावा टीओडी के अंदर भी सैंपल को यूज किया जाता है। ये दोनों जगह सैंपल का यूज किया जाता है, ठीक है? देखो सर, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, अब आपको क्या चाहिए, सैंपल साइज फॉर टीओसी के बारे में बात करेंगे। देखो, अश्योरेंस अबाउट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। मुझे बताइए सर यहां पे हो क्या रहा है, पहले तो ये समझो, टीओसी मतलब कंट्रोल्स को चेक करना। ऑडिटर 100% कंट्रोल्स को चेक नहीं कर रहा है, वो कुछ कंट्रोल्स को चेक करके पूरे कंट्रोल्स के ऊपर अपना ओपिनियन देना चाहता है। अब ऑडिटर को ज्यादा अश्योरेंस चाहिए, मतलब ऑडिटर को ज्यादा भरोसा चाहिए कंट्रोल्स के बारे में, तो क्या आपको लगता नहीं ऑडिटर को सैंपल साइज ऑफ कंट्रोल्स बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल्स को चेक करना पड़ेगा, तब उसका भरोसा कायम रहने वाला है। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। इधर देखो, टॉलरेबल रेंज पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ा था कुछ देर पहले। सर ऑडिटर ज्यादा गलतियों को टॉलरेट कर सकता है। अगर ऑडिटर ज्यादा गलतियों को टॉलरेट कर सकता है तो जो सैंपल साइज है बेटा वो क्या रहेगा, वो कम रहेगा। अब समझे क्या? ये मैं क्लासेस के अंदर जानबूझ के थोड़ा सा, क्या होता है, वो बच्चे फ्लो में रहते हैं ना, फिर इसको देख के जवाब देते, तो पूछना पड़ता है ना ऐसा गलत लिख के। तो सैंपल साइज क्या होता है बेटा, कम होता है। सारे लोग बोलो क्या होता है, कम होता है, ठीक है? लेकिन सर मैं ना, टॉलरेबल रेंज मेरी कम है, तो मुझे सैंपल साइज को क्या करना पड़ेगा राजा, बढ़ाना पड़ेगा ना, और क्या, ठीक है? उसके बाद देखो, रेट ऑफ डेविएशन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। मतलब सर मुझे जो एक्चुअल गलतियां मिली है ना, ये मैंने जो सोचा था उससे भी ज्यादा मिली, तो मैं सैंपल साइज को बढ़ा दूंगा ताकि मेरी सैंपलिंग रिस्क कम से कम हो जाए बेटा, ठीक है? तो सर एक्चुअल में मुझे जो गलतियां मिल रही है या मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं गलतियां, ये मेरे एक्सपेक्टेशन से भी परे है बेटा, मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा गलतियां मिल गई, तो सैंपल साइज को बढ़ा दो। ओके सर, अब मैं सैंपल साइज को टीओडी यानी कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर अकाउंट बैलेंस आते हैं, यानी कि जो बैलेंस शीट के अंदर लिखे होते हैं बेटा, जैसे असेट साइड, लायबिलिटी साइड, जो अमाउंट्स लिखे होते हैं उसे अकाउंट बैलेंस बोला जाता है। और ट्रांजैक्शन, जो पीएनएल में ट्रांजैक्शंस आते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखो
सर अगर रोमम ज्यादा है, क्या कहा मैंने, बोलो, रोमम अगर ज्यादा है तो सैंपल साइज भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो आपको सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। सर अदर ऑडिट प्रोसीजर से अगर आपको ऑडिट एविडेंस मिल रहे हैं तो आप सैंपल साइज को कम कर दो, क्योंकि सैंपल से आपको ज्यादा ऑडिट एविडेंस फिर गैदर नहीं करना है। अब ये सिंपल है, टॉलरेबल रेट कम है तो सैंपल साइज को बढ़ा दूंगा। सर एक्चुअल में मुझे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल गए, सैंपल साइज को बढ़ा दूंगा, वाइसा वर्सा यानी कि रिवर्स कर दूंगा। और देखो स्ट्रैटिफिकेशन अगर पॉसिबल है ना तो मैं सैंपल साइज को घटा दूंगा। स्ट्रैटिफिकेशन आपको कुछ देर में समझ जाएगा, बट मैं आपको एक हल्की फुल्की जानकारी दे देता हूं। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि एक बड़े से पॉपुलेशन में, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, ये ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारी टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 11वीं 12वीं के बच्चे पढ़ते हैं, इसमें फाउंडेशन के पढ़ते हैं, इसमें इंटर के पढ़ते हैं, इसमें फाइनल के पढ़ते हैं। एग्जांपल हमने इसका इन्हें एक बढ़िया सा प्रोग्राम अरेंज करवाया बेटा, जिस हॉल में पूरे बच्चे बैठे हुए हैं। अब मैं सारे बच्चों का क्या एवरेज बेटा स्टडी आवर्स को कंपेयर कर सकता हूँ क्या, नहीं। वो 11वीं वाला बहुत वेल्ला है बेटा, वो बिल्कुल नहीं पढ़ता। फाउंडेशन वाला पढ़ता है, जोश में काफी रहता है, एग्जाम के पहले पहले और मतलब ऐसा पढ़ता ही है। अब अगर मैं इंटर की बात करूं तो वो भी काफी मेहनत करता है, वो भी बहुत पढ़ता है, तो मेरा एवरेज थोड़ा सा डगमगा सकता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं सर, इस पूरे ग्रुप को अलग अलग डिवाइड करता हूं। 11वीं वालों को लूंगा, तू अलग हो, 12वीं वालों को तू अलग हो, फाउंडेशन अलग हो, इंटर अलग हो, फाइनल अलग हो। और फिर अब ये जो मैंने किया ना, सिमिलर नेचर ऑफ ग्रुप्स को मैंने अलग अलग कर दिया, इसे स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। तो अगर मैं डेटा को प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर पा रहा हूं, स्ट्रैटिफाई कर पा रहा हूं, तो सैंपल साइज मुझे कम लगने वाला है। क्यों, क्योंकि वेरिएबिलिटी कम हो जाएंगी पॉपुलेशन में। लेकिन अगर मैं स्ट्रैटिफाई नहीं कर पाया तो भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें मेरे इसके अंदर रहने वाली है, जो मुझे अल्टीमेटली तकलीफ देंगी। तो ऐसे केस के अंदर मैं ज्यादा सैंपल साइज वहां पे सिलेक्ट करूंगा। ओके सर, अब बात आती है वैल्यू वेटेड सिलेक्शन के बारे में बात करूंगा। सर वैल्यू वेटेड सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, ये टीओडी में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे सैंपलिंग यूनिट को इंडिविजुअल मॉनिटरी यूनिट के जैसा रखते हैं। जैसे 1 रुपए को 1 यूनिट मानेंगे, तो मान लो किसी डेटर के साथ 50,000 रुपए का ट्रांजैक्शन है, तो मैं क्या बोलूंगा, 50,000 यूनिट है उस डेटर के अंदर। अब देखो, जिसका वेट ज्यादा उसकी वैल्यू ज्यादा, मतलब जिसके जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होंगे ना, उसमें से मैं ज्यादा सैंपल ड्रॉ करूंगा। जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन होंगे मैं उनको कम सैंपल ले लूंगा, फॉर ऑब्वियस रीजंस कि बड़े बड़े ट्रांजैक्शन से मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का डर होता है, लेकिन छोटे ट्रांजैक्शन से मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का डर नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। क्या आप इसको समझ गए क्या? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ गए क्या, है ना। लार्ज अमाउंट को सैंपल में लो, लार्ज वैल्यू को एफर्ट्स अपने पूरे के पूरे डायरेक्ट करो। क्या बात है सर, मजा आ गया, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। ये अपना हो गया यहां से समाप्त। अब मैं आ जाता हूं किसके ऊपर, टाइप्स ऑफ सैंपल्स के ऊपर मैं आ जाता हूं, जिसके अंदर अपन लोग पढ़ने वाले। देखो सैंपल सिलेक्शन मेथड्स अभी हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे, ठीक है। आ जाइए सर, सैंपल सिलेक्शन मेथड्स कौन से होते हैं, सारी चीजें जितनी भी मॉड्यूल में चीजें 100% कवर्ड है। आप ये पूरा रिविजन देखना और उसके बाद रिवाइज करना मॉड्यूल से, तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, है ना। आप आधा अधूरा, अगर आप आधा वीडियो देखेंगे फिर उसको ढूंढेंगे कहा गया, वो मत करो। पहले पूरा समझ लो और फिर उसके बाद आप क्या करो, मॉड्यूल पढ़ लो, आपको खटाखट सारी चीजें आ जाएंगी। अब है भी बहुत ज्यादा, मॉड्यूल में 13-15 पेजेस का कंटेंट है बेटा ये, तो ऐसे केस में है भी बहुत सारा कंटेंट, तो अपने को पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारा कंटेंट रिपीट, जैसे स्ट्रैटिफिकेशन है तो ये रैंडम सैम्पलिंग के अंदर भी रिपीटेड है और स्ट्रैटिफिकेशन का एक टॉपिक भी है, समझ रहे बात को। तो मैंने जस्ट वो टॉपिक ये भी कवर किया। 1 मिनट अपन और कंटिन्यू रिविजन। बाय द वे आपको कैसा लग रहा है ये रिविजन जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और कमेंट करके बताना ये रिवीजन आपको कैसा लग रहा है और ये मदद कर रहा है या नहीं करना है, ये भी बताना। आओ सर, पढ़ाऊं मैं, चलिए चालू करते हैं। देखो क्या सैंपल सिलेक्शन मेथड्स, सैंपल सिलेक्शन मेथड्स का अर्थ क्या होता है बेटा, इसका अर्थ ये होता है कि ये जो 2000 ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना आपके, ये 2000 ट्रांजैक्शन में से मैं 200 को कैसे सिलेक्ट करूं। क्या कहा मैंने, बोलो। ये 200 को कौन से तरीके हैं बेटा सिलेक्ट करने के, उसके बारे में मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं। तो सबसे पहला देखो क्या है, सबसे पहला है रैंडम सैंपलिंग, और इसमें भी 2 है, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब रैंडम सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जितने भी आइटम्स होते हैं पॉपुलेशन में, इसको सैंपलिंग यूनिट बोला था अपन ने, तो हर एक सैंपलिंग यूनिट का इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का।
क्या कहा मैंने, बोलो, हर एक सैंपलिंग यूनिट का इक्वल चांस होता है बेटा सिलेक्शन का, ऐसा मैं यहां पे कह रहा हूं। ओ ठीक है, आप यहां पे रैंडम नंबर टेबल का भी प्रयोग करते हैं, किसको सिलेक्ट करने के लिए, सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए। अच्छा सर, मतलब आपका ये कहना है कि सर पॉपुलेशन के अंदर 2000 ट्रांजैक्शन है, बराबर है ना, यस। अब ये जो 2000 ट्रांजैक्शन से 200 मेरे को लाना है ना, तो मैं क्या करता हूं, एक कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रयोग करता हूं और ये मुझे रैंडमली नंबर जनरेट करके देगा। मैं इसका रेंज दे दूंगा, मैं इसको बोल दूंगा 0 से लेके 2000 तक मेरे को नंबर दे। तो मान लो ये नंबर दिया, 1 दिया, 3 दिया, 7 दिया, थाला फॉर अ रीजन 10 दिया बेटा, फिर 100 दिया, 101 दिया, ऐसे अलग अलग नंबर ये देने वाला है। आप समझ रहे बात को, तो ये अलग अलग नंबर देंगे जिसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, पर जो भी नंबर आएगा वो इनवॉइसेस को मैं अपने सैंपल का पार्ट बना लेता हूं। क्या कर लेता हूं, बोलो, मैं अपने सैंपल का पार्ट बना लेता हूं। इसे बोला जाता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन का इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का, 1/2 चांस होता है इनका सिलेक्ट होगा या सिलेक्ट नहीं होगा। आइटम इज सिलेक्टेड बाय रैंडम नंबर टेबल कंप्यूटर की मदद से या पिकिंग अप इन द रैंडम वे। जैसे अपन लोग हाउसी खेलते हैं तो अपन पिक करते हैं ना गोटी को, वो रैंडम वे, रैंडम तरीका है वो गोटी को सिलेक्ट करने का, ठीक है ना। ये कब सूटेबल होता है, जब होमोजीनियस पॉपुलेशन है और सिमिलर रेंज के है। होमोजीनियस मतलब सारे पॉपुलेशन सेम काइंड के, जैसे पूरे ट्रांजेक्शन सेल्स वाले ट्रांजेक्शन है, और वो सिमिलर रेंज है, सबका जो रेंज है, अमाउंट है, वो कहीं ना कहीं सेम है बेटा। तो ऐसे केस के अंदर मैं रैंडम सैंपलिंग का प्रयोग करता हूं, ठीक है, ओके। अब स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, तो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का अपन ने एग्जांपल देखे थे बेटा रेगुलर क्लास के अंदर, याद करना। मैंने बोला था डीजीएस कैप्स का अपना फेस्ट है, मतलब कि अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका फेस्ट है बेटा। अब ये जो फेस्ट है ना, इसके अंदर अलग अलग बहुत सारे बच्चे आए हुए। अब इतने सारे बच्चे हुए और मेरे को अगर एवरेज स्टडी आवर्स कैलकुलेट करना है तो सबका अलग अलग होगा, फाउंडेशन का अलग, इंटर का अलग, 11वीं और का अलग। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इतनी सारी पॉपुलेशन को है ना, इसको सेपरेट, इसको कुछ फ्यू सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड कर दूंगा, जिसे स्ट्रैटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्ट्रैटा। जैसे 11वीं का स्ट्रैटा होगा, 12वीं का स्ट्रैटा होगा, फाउंडेशन का स्ट्रैटा होगा, इंटर का स्ट्रैटा होगा, ठीक है ना। और स्ट्रैटा के अंदर जो जितने भी बच्चे रहेंगे, बच्चों को स्ट्रैटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो, स्ट्रैटम, है ना। अब देखो क्या, और उसमें से फिर मैं सैंपल निकाल के जजमेंट को फॉर्म करूंगा। अब ईच स्ट्रैटा में सेपरेट पॉपुलेशन होंगी, जिसमें से मैं प्रोपोर्शनेट सैंपल को सिलेक्ट करूंगा, और जो मैं जजमेंट बनाऊंगा इंडिविजुअल स्ट्रैटास पे, फिर उसको सारे जितने भी स्ट्रैटास है सबके जजमेंट को कोलेट करूंगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को कंसिडर करके अपना ओपिनियन दे दूंगा। क्या, हाँ सर, दे दूंगा, ठीक है। देखो, पॉपुलेशन को जो स्ट्रैटा में डिवाइड किया जाता है, ये ऑडिटर की चॉइस होती है। अब इतने पूरे डेटा को मैं गर्ल्स बॉयज में भी डिवाइड कर सकता हूं, मैं एज वाइज भी डिवाइड कर सकता हूं, मैं अलग अलग तरीकों से डिवाइड कर सकता हूं। ये मेरी चॉइस है, ऑडिटर की चॉइस है कि किस तरीके से वो पॉपुलेशन को छोटी छोटी कैटेगरी में डिवाइड करना चाहता है, ठीक है। तो देखो, स्ट्रैटिफिकेशन मींस डिवाइडिंग हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इनटू होमोजीनियस। मतलब क्या, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को सेम काइंड वाले लोगों में कन्वर्ट करना, सब पॉपुलेशन में। where sample are drawn from each population, each सब population। और फिर हम लोग क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल स्ट्रैटा में से अपन लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते रहते हैं सर डेटा को, ठीक है सर। अब देखो नेक्स्ट आता है कौन सा, इंटरवल सैंपलिंग और सिस्टमैटिक, इंटरवल सैंपलिंग और सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 2000 है बेटा। मैं क्या करता हूं, और मुझे सैंपल चाहिए 100 का, तो ऐसे केस में मैं डिवाइड करूंगा, मतलब मुझे क्या मिल गया, 20 नंबर मिल गया, तो 20 मेरा इंटरवल हो गया। अब क्या होगा कि अब मैं इसमें से, अब जैसे हर एक 20th नंबर का जो भी होगा, जैसे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, जो जो इनवॉइस आएंगे मैं उनको अपने सैंपल में लेते रहूंगा। पर सर यहाँ पे एक सीक्वेंस बन जा रहा है, तो इनका क्या कहना है, एक काम करो ना, पहले 20 में से आप रैंडम नंबर टेबल की मदद से पहला नंबर निकाल लो। मान लो जैसे 7 आ गया, थाला फॉर रीजन, तो वहां से 20 यानी 27 लो, 47 लो, 67 लो, 87 लो, 107 लो। वो नंबर के इनवॉइसेस आप निकालते हुए रहो और उसको सैंपल का पार्ट बना लो। क्या कर लो, बोलो, उसको सैंपल का पार्ट बना लो। आप समझे क्या मैं जो कह रहा हूं, अरे बोलो ना राजा, क्या बात को समझ रहे क्या मैं जो कह रहा हूं, है ना। यस सर। तो क्या बोला, क्या कितना आसान, देखो ना कितना मजेदार बोला। इनका कहना है कि सर जितने टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, आपको कितना सैंपल चाहिए उसको डिवाइड करो, तो आपको इंटरवल मिलेगा। वो इंटरवल पे जो जो डेटा, जो सैंपल, जो यूनिट अवेलेबल है उसको सैंपल में ले डालो, ठीक है ना। ओके, तो देखो क्या, सिस्टमैटिक सैंपलिंग इज सिलेक्शन मेथड
when number of sampling units in population are divided by sample size to give the sample interval. When using the sample size, फिर से when using the sample size, the auditor would need to determine that सैम्पलिंग यूनिट विद इन द पॉपुलेशन आर नॉट स्ट्रक्चर्ड कि सर सैम्पलिंग इंटरवल करस्पॉन्ड कर जाए पॉपुलेशन से। मतलब क्या सर, कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होना चाहिए। पता चला क्लाइंट को पता चल गया तो हर एक वो 20th 40th 60th और सब यूनिट को सेट करके रख दिया, पूरी ऐसी तैसी हो गई मेरे सैंपल की, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। ऐसी गड़बड़ नहीं करो, है ना, ऐसी गड़बड़ आप लोगों ने नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखियो बेटा, ठीक है सर। फिर बात करेंगे मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे, बोलो जल्दी से। मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग के बारे में बात करेंगे। नाम ही है मॉनिटरी, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन पढ़ाया था मैंने आपको। मतलब क्या, जैसे देखो सर, जो सैंपल साइज का सिलेक्शन करेंगे ना, वो मॉनिटरी अमाउंट्स के बेसिस पर, यानी कि जिसका ज्यादा वैल्यू होगा, जिस मतलब मान लो कोई ट्रांजैक्शन है, जिस ट्रांजैक्शन का जितना ज्यादा बड़ा अमाउंट, वो उसके उतने ज्यादा चांसेस सैंपल में सिलेक्ट होने के। ओके सर। फिर बात करेंगे हैफेजार्ड सैंपलिंग के बारे में। हैफेजार्ड सैंपलिंग का तो मतलब वो है जो हाथ में आ गया आप उसको सैंपल में बना देते हो। देखो सिंपल रैंडम में क्या होता है कि आपका कंट्रोल नहीं होता है सिलेक्शन पे, पर यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है, ऑडिटर का यहाँ पे भी कंट्रोल नहीं है, वो यहाँ पे भी बायस नहीं है, प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, एक्सपीरियंस नहीं लगा रहा है, रैंडम टेबल नहीं लगा रहा है, जजमेंट नहीं लगा रहा है। मान लो मैं फाइल देख रहा हूं, मैं कहा ओ परचेस मिल गया, चल सैंपल बना, ओ एक और मिल गया, चल इसको भी सैंपल बना ले। अब यहाँ पे भी मैं हैफेजार्ड, मतलब जो मिल रहा है मैं उसको सैंपल का पार्ट बना ले रहा हूं, बराबर है क्या? यस सर। अब देखो क्या ब्लॉक सैंपलिंग का मतलब क्या होता है सर, जैसे देखो मान लो 0 से 500 के ट्रांजैक्शन है, मैं क्या करता हूं 100 से लेके 300 का एक ब्लॉक बनाता हूं और वो पूरे ब्लॉक को सैंपल का पार्ट बना लेता हूं। तो इसके अंदर सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक ऑफ कंटिग्यूअस आइटम्स, जो सीक्वेंस में आइटम्स होते हैं उसको मैं सैंपल में ले लेता हूं बेटा। ध्यान रखना ये सही नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर ये स्ट्रक्चर्ड वगैरह रह गया बेटा डेटा तो ऐसी की तैसी हो जाएंगी, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन का यहाँ पे स्कोप नहीं रहता है सैंपल में आने का, सिमिलर नेचर ही आते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, किसी धंधे में मान लो मैंने ब्लॉक सिलेक्ट कर लिया जून से लेके सितंबर तक का, तो जून से लेके सितंबर पूरे ट्रांजैक्शन आ गए जो थोड़ा सा धंधे में डाउन मंथ्स होते हैं। दिवाली के जो महीने वो तो काउंट ही नहीं होंगे बेटा, तो यहाँ पे सैंपल थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। समझ गए क्या? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप लोग इस बात को समझ गए क्या? सारे लोग बताए, फटाफट बताए अभी क्या भी। यस यस। टेक्निकल सुविधा असुविधा के लिए हमें खेद है बेटा। अगर मैं बात करूं आपके साथ, चलिए सर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हमारे आखिरी टॉपिक के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, आखिरी टॉपिक के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे चीजों को देख रहे थे, ठीक है ना। फटाफट सारे लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तो बस छोटा सा बचा हुआ है, 2 मिनट लगेंगे और अपना स्टैंडर्ड समाप्त। देखो अब क्या बोला जा रहा है, नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन एंड मिस स्टेटमेंट के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन, आखिर क्यों डेविएशन हो रहा है, नेचर क्या है और कॉज क्या है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो ऑडिटर में डिसाइड टू आइडेंटिफाई ऑल आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन। क्या बोला? ऑडिटर ये सोचेगा, ऑडिटर डिसाइड करता है कि एक काम करता हूं मैं, आइडेंटिफाई करता हूं ऑल आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन, एक दो नहीं, पूरे के पूरे जितने भी आइटम्स है ना पॉपुलेशन में, इसको कंसिडर करता हूं। अच्छा, दैट possess कॉमन फीचर एंड एक्सटेंड ऑडिट प्रोसीजर टू ऑल ऑफ देम। मतलब सर समझना, इनका कहना है कि कभी कभार मुझे अगर कोई डेविएशन नजर आ गए तो ऐसे केस के अंदर ऑडिटर सोच सकता है कि जितने भी आइटम्स है पॉपुलेशन के जिसके अंदर ये डेविएशन है, मैं सारे आइटम्स को क्या करूंगा, मैं सारे आइटम्स को पॉपुलेशन में ले लूंगा और ऑडिटर उसमें इन्वेस्टिगेट करेगा क्या रीजन है जिसके कारण ये डेविएशन आ रहा है, और उसका इफेक्ट कोई दूसरे ऑडिट एरियाज के ऊपर तो नहीं है, कोई दूसरे एरियाज के ऊपर तो इसका इफेक्ट नहीं आ रहा है, उसके बारे में मैं जानने की कोशिश करने वाला हूं। आपको मतलब नहीं समझाऊंगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए सर क्या हुआ, मैंने ना सैंपल सिलेक्ट किया, देखो 2000 ट्रांजैक्शन से बेटा, जिसमें से मैंने ना 200 का सैंपल सिलेक्ट किया। अब ये 200 में से है ना मुझे 10 गलतियां मिली, और ये जो 10 गलती मिली ना, ये पूरी की पूरी जैन के महीने की गलतियां मिली बेटा। तो ऐसे केस में जैन के मंथ में जो सेल्स इनवॉइस थे वो मान लीजिए जैन के मंथ के जो सेल्स इनवॉइस थे उसमें से 10 सेल्स इनवॉइस मेरे सेल्स का, मेरे सैंपल का पार्ट था।
अब वो जो सैंपल है उसमें जो 10 गलती मिली ना, वो पूरी की पूरी जितनी भी गलतियां थी वो जनवरी के महीने की थी। तो ऐसे केस में क्या होने वाला है, बहुत सिंपल सी बात है सर, क्या होने वाला है कि मैं जनवरी के जितने भी ऑल सेल्स ट्रांजैक्शन है ना, मैं उसको क्या करता हूं, मैं इसको चेक करता हूं। क्या करता हूं बोलो, चेक करता हूं। मैं इसके अंदर के डेविएशन आइडेंटिफाई करूंगा और ये जानूंगा कि ये सेल्स ट्रांजैक्शन का कोई दूसरे एरियाज पे तो इंपैक्ट नहीं है, और अगर दूसरे एरियाज के ऊपर इंपैक्ट है तो मैं वो भी पता लगाने की कोशिश करता हूं। क्या, बिल्कुल बिल्कुल करता हूं। ऐसा यहां पे बोला गया है, ऐसी बातें यहां पे की गई है। क्या आप इस बात को समझे? सारे लोग फटाफट बताइए यस सर, समझ गए। अगला देखो, क्या अब देखो क्या बोला गया, इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस में, बहुत ही ज्यादा रेयर सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, व्हेन ऑडिटर कंसिडर्स मिसस्टेटमेंट डिस्कवर्ड एज एन एनोमली। मतलब देखो क्या होता है सर, ऑडिटर कंसिडर करता है कि एक मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुआ है और उस मिसस्टेटमेंट को ऑडिटर एनोमली बोलता है। क्या बोलता है बोलो जल्दी से, एनोमली। एनोमली का मतलब क्या होता है, रेयर गलती, मतलब ऐसा पहली बार हुआ। 17-18 सालों में मैंने ऐसा गाना भी गाया था रेगुलर क्लासेस में। तो बहुत ही रेयर कोई एनोमली होता है, तो ये बार बार ये मिसस्टेटमेंट नहीं आता बेटा। तो ऐसे केस के अंदर ऑडिटर एडिशनल प्रोसीजर लगाता है, क्या, इस चीज को लेके कि ऑडिटर हाई सर्टेनिटी ऑब्टेन करे कि एनामोली कहीं और नजर नहीं आ रहा, और दूसरा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करे कि बाकी पॉपुलेशन के अंदर एनामोली नहीं है। ठीक है ना, तो सर्टेनिटी भी गैदर करूंगा और मैं कहूंगा आपके साथ सर ऑडिट एविडेंस भी गैदर करूंगा कि बाकी पॉपुलेशन के अंदर एनामोली होना चाहिए क्या, नहीं सर नहीं होना चाहिए। उसके लिए सर्टेनिटी भी गैदर करूंगा और सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी गैदर करूंगा। ठीक है सर। अब बात करूंगा बहुत ही इजी टॉपिक के बारे में, प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट। देखो सर, मैंने 2000 ट्रांजैक्शन में से 200 चुना और उसमें से मुझे 5 गलती मिली, तो 200 ट्रांजैक्शन को चेक करके 5 गलती मिली, तो 2000 ट्रांजैक्शन को चेक करके कितनी गलती मिलेंगी इसके बारे में यहाँ पे ये होता है 50। अब ये जो आपको आंसर मिला ये कैसे मिला, प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या बड़ी बात हो गई, ये तो हम कितना पढ़ते हैं अकाउंट्स में, हम ये आलती पालती तो कितने बार करते रहते, हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट, बस यही बात है। तो देखो क्या, auditor is required to project misstatement for the population to obtain broad view of the scale of misstatement। मतलब क्या बोला, ऑडिटर को सर यहाँ पे प्रोजेक्ट करना चाहिए मिसस्टेटमेंट को, ताकि उसको ब्रॉड व्यू मिले कि पूरे पॉपुलेशन में किस हद तक गलती हो सकती है। सर एनामोली को ऑडिटर एक्सक्लूड करता है। जैसे क्या मतलब कि 2000 ट्रांजैक्शन में 200 को चेक किया, 6 गलतियां मिली, 5 ऐसी थी जो रिकरिंग नेचर की गलतियां थी, एक एनामोली थी। तो एनामोली को अपन लोग कंसिडर करते हैं क्या, नहीं सर, चाहे टीओसीओ या टीओडीओ में दोनों केसेस के अंदर एनामोली को कंसिडर नहीं करता हूं, इस बात का ध्यान रखना। सर ऑडिटर को जो सैंपलिंग से रिजल्ट्स मिलते हैं ना, ऑडिटर उसको क्या करता है, इवैल्यूएट करता है, मतलब स्टडी करके अपना ओपिनियन देता है। और ओपिनियन किसके बारे में देता है, पॉपुलेशन के बारे में रीजनेबल बेसिस या रीजनेबल जजमेंट बनाने की कोशिश करता है बेटा ऑडिटर। किसके आधार पर, सभी लोग बोलेंगे इस सैंपल के आधार पर, ऐसा यहां पे बोला गया। मतलब क्या सर, 2000 में से 200 ट्रांजैक्शन को अच्छे से पढ़ के मैं पूरा चेक करके ढंग से मैं ओपिनियन देता हूं, किसके ऊपर, 2000 ट्रांजैक्शन यानी कि पॉपुलेशन के ऊपर ओपिनियन देता हूं। ऐसा इसका अर्थ होता है, ऐसा इसका मतलब होता है। समझ गए क्या, है ना, यस सर। तो टीओडी के अंदर भी मैं प्रोजेक्ट करूंगा मिस स्टेटमेंट को, और टीओसी के अंदर भी मैं रेट ऑफ डेविएशन निकालूंगा। रेट ऑफ डेविएशन मतलब जैसे 200 ट्रांजैक्शन को चेक अगर मैंने किया और उसमें से 20 गलती मिली, मतलब 10% गलती, तो अगर 2000 ट्रांजैक्शन है तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि इसमें 200 गलतियां मिल सकती है, यानी कि 10% का रेट बना हो सकता है। ऐसा मैं यहां पे अज्यूम करते हुए चलने वाला हूं। समझ रहे हैं क्या? तो ये सारी बातें मैं यहां पे कंसिडर करता हूं। तो यहाँ पे होता है अपना किसका रिवीजन बेटा समाप्त। यहाँ पे अपना होता है ऐसे 610 का रिवीजन पूरा फिनिश। ऐसे 610 सॉरी ऐसे 530 और 610 का भी रिवीजन मैंने कल अपलोड कर दिया था आप लोगों के लिए, और आज मैंने ये कौन सा रिवीजन अपलोड किया, 530 का रिवीजन यहाँ पे होता है समाप्त, ऑडिट सैम्पलिंग। और होप सो आप सभी लोगों को बहुत मजा आ गया हो दोनों रिविजन में, 610 में भी 530 में भी। ऐसे सारे स्टैंडर्ड्स के हम लोगों को रिविजन करते हुए चलना है और इतना मजा आएगा आपको। 30
30-32-40 मिनट में पूरा स्टैंडर्ड एक ही झटके में रिवाइज, राइट? यस, तो आप बढ़िया से इसको पढ़ सकते हैं। जो भी मॉड्यूल आप फॉलो करते हैं इसके अंदर यही कंटेंट रहने वाला है और सब कुछ बढ़िया से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। होप सो आप सभी लोगों को ये वीडियो एकदम बढ़िया लगा हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय 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 एंड बाय बाय एवरीवन।